हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और अब हम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपन ने अभी लेक्चर देख लिया है इसका क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स का, और अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं, या कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके, है ना। तो एग्जैक्टली हो सकता है ये क्वेश्चंस हम लोग ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो जरूर आ सकता है। चलो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 टू गिव ऑक्सीजन 48 ग्राम ऑफ O2 इज फॉर्म पर मिनट। ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट दिस पॉइंट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, H2O2 हो रहा है, तो H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, H2O और O2। ठीक है, दो चीज में टूट जाता है। जब इसको बैलेंस आउट करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2H2O2 और यहाँ पर 2H2O और फिर O2 रहेगा। करेक्ट है। अब यहाँ पर बोला है कि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 टू गिव डाइऑक्सीजन 48 ग्राम O2 इज फॉर्म्ड पर मिनट। यहाँ पर ये जो बन रहा है हर एक मिनट में 48 ग्राम पर मिनट बन रहा है। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना रहा होगा, ये चीज हमको बतानी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर या तो तुम इसको पूरा लिख के कर सकते हो कि भाई माइनस हाफ ऑफ DH2O2 बाई dt प्लस हाफ ऑफ DH2O बाई dt प्लस हाफ ऑफ प्लस DO2 बाई dt। इस तरीके से भी यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन मैं तुमको वो तरीका रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर तुम्हें तेज करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये 48 ग्राम है, 48 ग्राम पर मिनट को सबसे पहले तो अपन उसमें कन्वर्ट करें, किसमें, मोल पर मिनट में। मोल पर मिनट के हिसाब से देखें तो 48 ग्राम पर मिनट मतलब कि 48 बाय 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 2 32 है ना। 32 से क्यों कर रहा हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास से मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, इसलिए मैं मोल पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसको मोलर मास से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मोलर मास O2 का 32 होता है, 16 2 32, 16 3 48, तो 3/2 यानी कि 1.5 मोल पर मिनट आ रहा है ना। तो 1.5 मोल पर मिनट यहाँ पर इसका रेट है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें प्रोडक्शन, यहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है ना, मैंने तुम लोगों को जब तुमने लेक्चर देखा होगा तो तुमको मैंने बताया था कि इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। व्हाट डज दिस स्टोइशियोमेट्री इज एक्चुअली टेलिंग अस, वो हमको ये बता रहा है कि जिस रेट से O2 बन रहा है H2O उसके डबल रेट से बन रहा होगा और H2O2 उसके डबल रेट से कम हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री हमको यही बताती है कि O2 जिस रफ्तार से यहाँ पर बन रहा है उसकी डबल रफ्तार से H2O बन रहा होगा, क्योंकि इसकी स्टोइशियोमेट्री 2 की है, और उसकी डबल रफ्तार से H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर इस हिसाब से सोचें तो यहाँ पर जो यहाँ पर 1.5 मोल पर मिनट इसकी रफ्तार है यहाँ पर O2 के प्रोड्यूस होने की, बनने की, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये 1:2 का रेशो है, मतलब ये इसके डबल रेट से हो रहा होगा। अगर ये 1.5 मोल पर मिनट से हो रहा है तो सीधी सी बात है ये 3 मोल पर मिनट से हो रहा होगा, मतलब इसके डबल से। 1.5 का डबल कितना होता है, 3, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मोल पर मिनट। समझ में आया, पक्का। और अगर तुम्हें बोर्डिश अप्रोच अपनानी है तो बोर्डिश अप्रोच भी अपना सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस हाफ ऑफ DH2O बाई dt H2O2 बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 ऑफ DH2O बाई dt और इज इक्वल्स टू DO2 बाई dt। और इसके बाद फिर तुम इसकी जगह 1.5 लिख सकते हो, फिर तुम्हें ये चीज निकालनी है तो इसको 2 टाइम्स कर सकते हो, फिर 2 × 1.5 इक्वल टू 3 लिख सकते हो। काफी लंबा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें ये प्रोसेस क्लियर है कि इसका जो प्रोडक्शन है उसके डबल रेट से H2O हो रहा होगा, तो अगर ये 1.5 मोल पर मिनट है तो ये 3 मोल पर मिनट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस वजह से तुम इस तरीके से यहाँ पर सोच सकते हैं। समझ में आ गई बात। Mechanism of a hypothetical reaction x2 plus y2 gives 2xy is given by this, है ना। तो हमको यहाँ पर बताना है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो देखो, अब ये 3 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, x2 plus y2 gives 2xy। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कि या ये कह सकते हैं इसका हमको वो निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम केवल देख करके तो मात्र बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हम सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के साथ ही कर सकते हैं, जिसमें हम रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स की पावर स्टोइशियोमेट्री। तो ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में ही हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो ऐसा हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, रीजन मीन
कि ये 3 स्टेप रिएक्शंस हैं और इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो किसमें कैसे करेंगे? तो अगर हम इस टाइप की चीज़ों के लिए हमको ये चीज़ करनी रहती है कि हमको जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारा रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो रेट इक्वेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप अमंग ऑल, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है वो स्लोएस्ट है। अगर उसके हिसाब से देखें तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, x और y2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इंटू यहाँ पर y2, ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन क्या है ना। अब सवाल उठता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा जो ये है क्या बोलते हैं मेन रिएक्शन है, इसमें x2 और y2 है, लेकिन हमारे जो रेट की इक्वेशन बन रही है उसमें x और y2 है। तो ये जो x है ये बीइंग द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये हमारे रेट इक्वेशन में नहीं आ सकता, तो इसको हमको हटाना है। जब इसको हटाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चीज आई कहाँ से। ये आई है फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पर x प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो यहाँ पर वी कैन राइट दिस थिंग एज x2 इज एक्चुअली इक्वल टू 2x, ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये x यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो अब अगर x यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको यहाँ पर ये अज्यूम करना रहता है कि ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाएं तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी x की पावर 2 अपॉन x2, राइट, ये होने वाला है यहाँ पर x। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज x कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं x निकालने जाऊं तो ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इनटू x2 की होल पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर है मुझे x निकालना है तो यहाँ पर सीधी सी बात है मेरे को इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो इट विल बी गोइंग टू बी 1/2 करेक्ट। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन आ गया, मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ हमारी रेट इक्वेशन में, और ये रेट इक्वेशन कहाँ से आई थी, फ्रॉम RDS, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आई थी। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन थी, उस हिसाब से हमने ये चीज लिखी। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया। अब जैसे ये लिख दिया तो हम यहां पर लिख सकते हैं रेट इज एक्चुअली इक्वल टू के इंटू, अब यहां पर x ये क्या लिखना है, यहां पर के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 इंटू x2 की पावर 1/2, करेक्ट, ये लिख दिया हमने। और फिर y2 आ जाएगा, तो ये यहां पर y2 आ गया, करेक्ट। तो ये चीज हो गई। अब यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो होल चीज है ये अपने आप में एक इक्विलिब्रियम या एक अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो इसको एक k डैश बोल देते हैं। तो k डैश इंटू x2 की पावर 1/2 इंटू y2, तो ये हो जाएगा रेट। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रेट इक्वेशन, जो सही रेट इक्वेशन रहेगी वो। इस हिसाब से अगर ऑर्डर देखें तो क्या आ रहा है, इस हिसाब से ऑर्डर देखें तो ये आएगा 1/2 + 1, तो 1 + 1/2, तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 1 + 0.5 दैट इज 1.5, तो 1.5 आ जाएगा आंसर इसका सेकंड, मतलब सॉरी सी। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई, 1.5 कैसे आया और कैसे हमने निकाला है। तो हमेशा ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को हमको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। ओके बच्चों, समझ गए, ठीक है। द रेट कांस्टेंट हैज यूनिट्स लीटर पर मोल पर सेकेंड, द ऑर्डर इज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको यूनिट से पहचानना है इसका ऑर्डर क्या है। तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है दैट यूज्ड टू बी मोलर की पावर 1 - n, है ना, क्या होता है 1 - n अपॉन सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। ये होता है हमारा जो जनरल ऑर्डर रहता है वो। या इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 - n और s - 1, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। या इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मोल की पावर 1 - n इंटू l की पावर n - 1 इंटू s - 1, है ना, ये चीज भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो यहां पर है ना किस किस तरीकों से लिखा जा सकता है। ये पूरे होल पावर 1 - n है, ये पर लीटर था तो ये मोल की पावर 1 - n हो जाएगा, l n - 1 s - 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये चीज ध्यान है ना तो तुम यहाँ पर ये अपने आप कर सकते हो, इसमें तुम्हें सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि ये मोलर की पावर 1 - n अपॉन सेकेंड होता है, और मोलर को मैं मोल पर लीटर भी लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि लीटर क्या है, ये अपॉन में है, इसको l - 1 भी लिख सकते हैं, इस वजह से जैसे ही -1 करेंगे तो 1 - n का n - 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको बोला गया है कि अगर ये इससे मैच कर रहा है तो यहाँ पर ये क्या रहा होगा।
अब सीधी सी बात है, अगर मुझे मोलर की पावर 1 माइनस एन चाहिए, देखो s माइनस वन तो फिक्स है, ठीक है, s माइनस वन हटाओ अलग, तो n की किस वैल्यू पर ये चीज आ रही है, तो यहां पर देखेंगे कि अगर n की वैल्यू, यहां पर देखो हमको क्या चाहिए, यहां पर -1 चाहिए, तो -1 हमको कब मिल सकता है, 1 में से क्या माइनस करें कि -1 मिल जाए, सीधी सी बात है -2 करना पड़ेगा ना, 1 -2 करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर ये -1 आएगा ना, 1 - 2 ये एक्चुअली इक्वल टू -1 होगा, और L में हम यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तब जाके 1 आएगा। तो इस वजह से देखो लीटर की पावर 1 है और मोल की पावर -1 है, यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, n इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। समझ रहे हो बात को? तो ये सब बस तुमको ये चीज पता होनी चाहिए, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू नो, ये कंसेप्ट है, बाकी सारी चीजें हम खुद ही कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के, ठीक है। और यहाँ पर कैसे हमने कंक्लूड किया कि ऑर्डर n इक्वल टू 2 होगा, बाय कंपेयरिंग दिस बाय दिस। जब हम 1 माइनस n को -1 से इक्वेट करेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही प्रोसेस के थ्रू जाना है बिना दिमाग लगाए, तो 1 माइनस n को यहाँ पे मोल की जो पावर है 1 माइनस n, यहाँ पे मोल की पावर क्या है -1 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा 1 + 2, ये -1 इधर जाके +2 और ये -n इधर जाके +n, ये हो जाएगा, तो इट विल बी प्लस, है ना, +1 होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ओके, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A to B is 0.6 into 10 की पावर -3, मतलब ये हमको K दिया गया है, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A in 5 molar is 5 molar, then the concentration of B after 20 minutes is, ठीक है। तो यहां पर देखो ये चीज तुम्हें फालतू में दी गई है, A is 5 molar, ये फालतू का इंफॉर्मेशन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर A से B के रिएक्शन के लिए रेट लिखें, तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है, रेट कैन बी रिटन फॉर दिस रिएक्शन इज -dA/dt, और इट कैन बी रिटन एज +dB/dt, करेक्ट है, ये चीज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखना है, अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सीधी सी बात है B का 0 ही रहा होगा, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ΔB/ΔT, ΔB/ΔT। अब इनिशियली यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर 20 मिनट्स के बाद यहाँ पर ΔT इक्वल टू 20 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे अपन को बोला गया है 20 मिनट्स, मतलब ΔT इक्वल टू 20 मिनट्स इंटू 60 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60, 6 2 जा 12, 1200, है ना, 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड हो जाएगा ये, और हमको ये चीज निकालनी है। अब यहाँ पे दिया गया है रेट कांस्टेंट हमको, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखें, और कौन सा है यहाँ पर, अगर ये देखें, अब एक चीज और देखो, अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि रेट वो क्या है, क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, तभी तो हम उसका रेट एक्सप्रेशन लिख पाएंगे, है ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम इसके डिटरमाइन करेंगे जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास जो यूनिट दी गई है उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि बेसिकली इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड यहाँ पर ऑर्डर दिख रहा है हमको, यानी कि यहाँ पर अगर मोल पर लीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाए, तो यहाँ पर अगर मैं अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है मोलर 1 - n/सेकेंड, ये बात हो रही है। और यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड है, मतलब यहाँ पर मोलर पर सेकेंड ही है लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट मोलर पर सेकेंड। तो ये कब पॉसिबल है, जब 1 - n किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। 1 - n अगर 1 के बराबर है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर, 0 ऑर्डर। और 0 ऑर्डर के लिए अगर तुम्हें पता हो तो 0 ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होती है, राइट। तो इफ इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर है, और 0 ऑर्डर कैसे समझे हम, विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के से हम समझे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, और उससे हम यहाँ पर ये डिडक्ट कर सकते हैं कि जो रेट है वो इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ही होने वाला है, कांस्टेंट रहेगा ये, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और रेट क्या है, रेट किस टर्म्स में हम लिख सकते हैं, इधर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स का यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और वी कैन राइट इन द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर जो हमारे लिए नीड है एज पर द क्वेश्चन, वो है अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा ΔB/ΔT इज इक्वल्स टू K, करेक्ट है। अब ΔB, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B यहाँ पर हमको अगर वही तो निकालना है, वही तो हमको निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ΔB अपॉन ΔT कितना हो जाएगा 20 मिनट्स, यहाँ हमने कितना देखा था 1200 सेकेंड, तो हो जाएगा 1200 सेकेंड इज इक्वल्स टू K कितना है 0.6 इंटू 10 की पावर -3, 0.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, 0.6 इंटू 10 की पावर -3। अब बस हमको यहाँ पर निकालना है, कैलकुलेट करना है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 12 इंटू 6, 12 6 72, ठीक है 72 हो गया। फिर 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है भाई 2 जीरो आ गए। उसके बाद यहाँ पर एक डेसिमल कम है तो एक डेसिमल कम कर दो, ये लो एक डेसिमल कम कर दिया। प्रोसेस के हिसाब से जाओगे ना सारी चीज सही होगी, है ना। कि अब यहाँ पर डेसिमल स्क्वायर 10 की पावर 3 क्या होगा, नहीं एक एक करके जाओ। तो पहले 1200 इंटू 6 किया तो 1200 इंटू 6 कितना आ गया 7200, और 7200 में से अब एक डेसिमल कम करना है तो चलो एक डेसिमल कम कर दो। फिर उसके बाद 10 की पावर -3 लगाना है, चलो 10 की पावर -3 लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने 10 की पावर -3 किया मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे ये था क्या बोलते हैं, यहाँ 720 था, इसमें 3 डेसिमल अपन को और कम करने, तो 1 2 3 पीछे जाएंगे तो ये जाएगा 0.72, बस ये आंसर आ जाएगा सी 0.72, है ना। अब तुम सोच रहे होगे कि हाँ सर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आया है, आप तो बोल रहे थे कि बी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, चेंज थोड़ी ना निकालना है। अरे बंधुओं यहाँ पर बात शुरू कहाँ से हुई थी, जब ए से बी था तो बी तो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट शुरुआत में कितना था 0 था, तो सीधी सी बात है पहले 0 था और बाद में अगर 0.72 का चेंज आया है तो डेफिनेटली 0.72 बढ़ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 0.72 मोलर यहाँ पर इसका आंसर होगा। गेटिंग माई पॉइंट। कैसे हमने जीरो ऑर्डर डिसाइड किया, मोल पर लीटर पर सेकंड से हमने डिसाइड किया कि वो जीरो ऑर्डर है, और उसके बाद हमने ये चीज यहाँ पर लिखी कि रेट जो होगा वो कांस्टेंट होगा और वही रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन था इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, जीरो ऑर्डर होने की वजह से ऐसा हुआ। और रेट को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज द डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और वी कैन राइट इट एज इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर बस सॉल्व कर दिया, बी निकाल दिया, ठीक है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ए इज 5, ये फालतू की दी गई है कंफ्यूज करने की, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। ओके, तो आंसर कितना आएगा इसका सी। ओके, फॉर अ रिएक्शन AA gives XP when A is equals to A concentration is equals to 2.2 millimolar, the rate was found to be 2.5 millimolar per second. Okay, on reducing concentration of A to half, the rate changes to 0.6 millimolar per second. Okay, the order of reaction with respect to A is, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सुन लो, कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते हैं क्वेश्चन तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अब जैसे ही हमने ये देखा मिली मोलर पर सेकेंड तो यहाँ पर मोलर पर सेकेंड हो जाएगा, तो हम शायद उससे सीधे सीधे यहाँ पर बोल दें कि इसका ऑर्डर जो है वो 0 होगा या फर्स्ट होगा या व्हाटएवर। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पर इसके बेसिस पर हम यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रेट का है। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो फिक्स रहती है, रेट कांस्टेंट की वेरी हो सकती है ऑर्डर के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि रेट की यूनिट को देख करके डिसाइड मत करना ऑर्डर, रेट कांस्टेंट की यूनिट को ऑर्डर मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखकर हम ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, खैर अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो जब इसने बोला है कि भाई जब 2.2 था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तब यहाँ पर 2.4 मिलीमोलर पर सेकेंड इसका रेट चल रहा था। लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, ए का आधा हो गया, तो यहाँ पर ये पाया गया कि रेट जो है वो 0.6 मिलीमोलर पर सेकेंड हो गया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का यहाँ पे डेटा लिखें तो ये है जब 2.2 था ये, ठीक है, ये 2.2 था, तो रेट जो था वो कितना था, रेट वॉज 2.4, है ना, रेट 2.4 चल रहा था। लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रिडक्शन यहाँ पर हुआ, ए आधा हो गया, आधा हो गया मतलब 2.2 का आधा कितना हो गया 1.1 हो गया। तो जैसे ही ये 1.1 हुआ तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर जो रेट में चेंज है वो कितना हो गया है 0.6 हो गया है, यहाँ पर कितना हो गया है 0.6 हो गया है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पर हमको बताना है, इस डेटा को मद्देनजर रखते हुए ये बताना है कि हमारा रेट क्या रहा होगा या ऑर्डर क्या रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कैसे वेरिएशन हो रहा है। जब हमने देखा कि 2.2 से ये कितना हो गया, आधा हुआ, जब ये आधा हुआ तो हम ये देख रहे हैं कि रेट जो है 2.4 से 0.6 हो गया है, मतलब देख रहे हैं 1/4 हो गया है, राइट, दिस हैपेंड टू बी 1/4। जब हमने आधा किया तो रेट 1/4 हो गया है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर हो गया है, यहाँ पर स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, isn't it? यहाँ पर रेट जो है स्क्वायर टाइम्स असर कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से। मतलब अगर आपने ए को आधा किया है तो ये 1/4 हो रहा है, ए को डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ए को ट्रिपल करेंगे तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से रेट चल रहा है, इसका मतलब
है ना। ये कैसे समझे, क्योंकि यहां से 1/2 टाइम्स यहाँ पर डिक्रीज हुआ है और ये 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, मतलब इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं रेट इज एक्चुअली इक्वल टू के इंटू ए की पावर स्क्वायर, है ना, 2, तभी ये चीज हो सकती है ना। और अब सीधी सी बात है, यहाँ पर इसके अलावा कोई और दूसरा रिएक्टेंट तो है नहीं, तो सीधी सी बात है ए की पावर ही 2 चढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2, therefore the order will be 2, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, ऐसे देखना है हमको। If the rate constant for the first order reaction is k, the time t required for the completion of 99% of the reaction is given by। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप तुमको ये चीज बन गई होगी। बन गई क्या? तुम लोग पॉज करके ट्राई तो करते हो ना, कर लिया करो यार, सही बता रहा हूँ, फायदा उसी से होगा। ऐसा नहीं कि बस 2x में लगाया दर दर चलता गया। निपटाना नहीं है अपन को, निपटाना होता तो अपन ऐसे निपटा देते, घर हो जाता। निपटाने से नहीं, अपन को सीखना है भाई, सीखना है तो अपन को कुछ खुद से करना पड़ेगा। हर चीज मैं कर दूंगा, तुम क्या करोगे? एग्जाम तो तुम्हें ही लिखना है, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 2.303 बाय के, 2.303 बाय के, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे t इक्वल टू 2.303 बाय के, फिर आता है अपना क्या, log ऑफ r0 अपॉन RT। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ रेट, इक्वेशन ऑफ रेट यहाँ पर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो t यहाँ पर द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। अब हमको 99% कम, अच्छा 99% कंप्लीट होना है ना, कंप्लीशन ऑफ 99%। इसका मतलब अगर शुरुआत में 100 था तो बाद में अब बचा 99 खत्म, है ना। तो 100 माइनस 99 अगर देखें तो ये चीज खत्म हो चुकी है, तो बचेगा 1, यानी कि ये हो गया हमारा RT और ये हो गया हमारा R0। मतलब अगर 100 से शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 1 बचा है, 99 खत्म हो गया, 99% इट इज कंप्लीटेड, है ना। तो अब यहां पर हम अगर हमको टाइम निकालना है t और हमको k और t के बीच में रिलेशन निकालना है, तो वी कैन इजीली वट एवर वी आर डूइंग इज राइट। t इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू लॉग, बस R0 की जगह क्या रख देते हैं हम, 100, और RT कितना हो जाएगा, 1, और 100 मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.303 बटे के इंटू 2 log 10, और log 10 कितना होता है, 1, करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2.303, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4.606 अपॉन के, 4.606 अपॉन के, ठीक है। 2.303 इंटू 2, 4.606 अपॉन के यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। The first order reaction has a rate constant of 2.303 into 10 to the power minus 3 per second. The time required for 40 gram of this reactant to reduce to 10 gram will be, okay. तो देखो एक चीज यहाँ पर सुनो कि अगर यहाँ पर तुम्हें यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट लिखा हुआ है और 10 ग्राम दिया गया है, तो अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि सर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, या इसकी मोलैरिटी क्या होगी, या इसकी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, जब हमें मोलर मास ही नहीं दिया गया है, तो है ना, सवाल आता है। अब इसको ऐसे सोच के देखो कि जब हम देखो यहाँ रेट कांस्टेंट है, या रेट की रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू लॉग ऑफ 2 नहीं R0 अपॉन RT, यही होता है ना, ये होता है। लेकिन अब ऐसे समझो कि अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, टेंशन नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जरा गौर फरमाएं जरा कॉन्सेंट्रेशन पर। तो कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, है ना। अब भाई जब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि मोलर मास और वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम होना है, चाहे वो R0 तो मतलब इनिशियली देखूं, चाहे वो टाइम t के बाद देखूं, यहाँ पर मोलर मास और v थोड़ा चेंज हो रहा है,
ऐसा तो है नहीं कंपाउंड ही उठा करके चेंज हो गया तो मोलर मास चेंज हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आर टी यहाँ पर आर टी लो चाहे आर नॉट पे देखो, कॉन्सेंट्रेशन जब भी हम देखेंगे तो वी कैन से दैट द मोलर मास एंड वॉल्यूम इज गोइंग टू बी सेम, तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहां पर बोल सकता हूं कि m नॉट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन mt इंटू मोलर मास इंटू अपॉन वॉल्यूम, है ना, ये चीज भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये मोलर मास इस मोलर मास से कैंसिल हो जाएगा, ये v इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन राइट और वी कैन अज्यूम इट टू बी m नॉट अपॉन mt, यानी कि इसी चीज को हम r नॉट अपॉन rt को m नॉट अपॉन mt भी लिख सकते हैं, यानी कि मास ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन एट दैट टाइम। ठीक है, तो यहां पर ये भी लिखा जा सकता है, और क्यों लिखा जा सकता है वो मैंने तुमको बता दिया। गेटिंग माई पॉइंट। इनफैक्ट इसको नंबर ऑफ मोल्स, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम n नॉट अपॉन nt भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं m नॉट अपॉन mt भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोलर मास एंड वॉल्यूम आर गोइंग टू बी सेम एनी वे, चाहे वो इनिशियल देखें चाहे वो टाइम टी के बाद देखें, तो वो चीज तो सेम रहने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है बात को, है ना, बात को समझ रहे हो कि नहीं सर बेटा, समझ रहे हो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलो ओके। तो बस अगर ये चीज समझ गए हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि t इज एक्चुअली इक्वल टू 2.303 बाय के ये दिया गया है कि 2.303 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया हमारा k इंटू लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर टी, एम नॉट अपॉन एम टी। एम नॉट कितना है यहाँ पर 40 अपॉन 10, क्योंकि बाद में कितना, ये 40 था, बाद में कितना बचा 10। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी, ये दोनों जीरो कैंसिल, log 4 ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर 10 की पावर -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा आखिर यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 3, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 3 इंटू 2 log 2 और log 2 की वैल्यू हमको दी गई है 0.301, तो 0.3 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू log 2 होता है 0.301, तो यहाँ पे 0.301 लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे एक काम करते हैं 10 की पावर 3 है, ये 3 डेसिमल है, कट जाएंगे तो बचेगा 301, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो 301 इंटू 2 यानी कि 602, तो 602 सेकंड आ जाएगा आंसर डी। ओके, समझ गए, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट, ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा तो नहीं है, जीरो ऑर्डर में होता है ऐसा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, भाई साहब, क्योंकि वो रिएक्टेंट की पावर 1 होता है, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर है ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड, अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटेलाइज्ड, है नीड है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। The half-life of the first order reaction does not depend on A naught and the half-life of the second order reaction does depend on A naught. ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जब हाफ लाइफ लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो वो होता है यहाँ पर 0.693 by K। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0.693 by K होता है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और इट इज actually coming out to be independent of the initial concentration। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये चीज इंडिपेंडेंट है। और हाफ लाइफ अगर इसके सेकंड ऑर्डर के देखें तो हम जानते हैं कि हाफ लाइफ जो होगी सेकंड ऑर्डर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट होगी। आर नॉट यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब उसमें ये नहीं लिखा है कि डायरेक्टली कर रहा है कि इनवर्सली कर रहा है, लेकिन डिपेंड कर रहा है तो बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट डिफरेंस ही पूछा था, आंसर इज 3। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, यस, एंड द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है इन्होंने कि वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर का नहीं करता है, ऐसा तो नहीं है। जीरो ऑर्डर में नहीं करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो रेट पूछा गया है
तो हमको उसके हिसाब से सोचना है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर ऐसा बोला गया है कि क्या बोलते हैं हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के बारे में जरूर हम बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए ये स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है ये वाला डज नॉट, ये चीज गलत हो गई है। ठीक है, ओके। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA equal to 0, okay, and the rate constant at 200 Kelvin is found out to be this 1.6 into 10 to the power 6 per second. The rate constant at 400 Kelvin will be, देखो भाई अर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। अर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है बच्चों a इंटू ई की पावर माइनस EA बाय RT, है ना। तो ये बताता है हमें रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसी होगी, और वहां पर यह भी पता चलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी से वो रिलेटेड है, सीधी सी बात है। तो अगर यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, यानी अगर ये 0 हो गया तो पूरा न्यूमरेट यहां पर पूरा जो पावर है वो 0 हो जाएगी, और किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, यानी कि ये पूरी चीज कितनी हो गई 1, यानी कि यहां पर जो रेट कांस्टेंट रहेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू अर्हेनियस कांस्टेंट, वो अर्हेनियस कांस्टेंट ही आना है, और वो चीज फिक्स है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर 200 केल्विन पर जितना भी उसका रेट कांस्टेंट था उतना ही 400 केल्विन पर रहेगा, टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो इस वजह से वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा, उसका जो रेट होगा, रेट कांस्टेंट होगा वो। तो इस वजह से यहां पर हम बोलेंगे 200 केल्विन हो चाहे 400 केल्विन हो, रेट कांस्टेंट बना रहेगा, दैट इज 1.6 into 10 की पावर 6। आंसर हो जाएगा बी। बस यही था, यहां पर तुम्हें कुल मिला के यही चीज बोली गई थी कि तुम्हें रिलेशन पता हो कि नहीं है, और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर 0 हो जाती है तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, ओके। What is the activation energy of the reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 20 degree Celsius to 35 degree Celsius? ये हमको बताना है। ठीक है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। ओके। तो यहां पर व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अरेनियस से जो हमने एक इक्वेशन डिडक्ट करी थी, जो मतलब K1 और K2 है ना, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी होता है एक टेम्परेचर से दूसरे जाने पर, वो क्या फॉर्मूला आ रहा था, याद है तुमको? वो आ रहा था log K2 by K1 अपॉन इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R है ना, EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 log K2 by K1, यहां पर ये चीज आ रही थी, करेक्ट है। तो अब log K2 by K1 यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे कि ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पर रेट डबल हो चुकी है, मतलब K2 जो है वो 2 टाइम्स हो चुका है K1 का, मतलब वी कैन से दैट दिस विल बी 2, है ना, K2 by K1 2 आ रहा है, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन इट इज कमिंग आउट टू बी डबल, तो वी कैन से दैट log 2 इज एक्चुअली इक्वल टू EA है ना, अपन को अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी ही निकालनी है, EA ही निकालना है, अपॉन 2.303 इंटू R कितना है 8.314 एज पर द क्वेश्चन। अगर 8.314 है तो हम जानते हैं कि उसको आसान बनाने के लिए हम उसको 25/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 25/3 हो जाएगा इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 फॉर 35 माइनस 20, तो 35 माइनस 20 कितना, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो हम टेम्परेचर रखेंगे वो हमको केल्विन में रखना है, तो केल्विन में अगर यहाँ पर 35 को मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँ, 35 को केल्विन में, तो इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 5 और 3 8, 308 आएगा ये 308। और यहाँ पर अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन होगा, 273 इसमें प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 293, है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 293। तो T2 माइनस T1 तो सेम रहना है, जो कि 15 आएगा, तो 15 का डिफरेंस है, अपॉन T1 T2 में हम 308 इंटू 293 करेंगे, तो 308 इंटू 293। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर परफॉर्म करनी है और EA निकालना है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3
0.3 इसकी वैल्यू होती है ना। हो गया, बस अब ये निकालना है, हम निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो रहेगा। तो ये पूरी चीज उठ करके यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी है ये उठ के यहाँ जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 2.303 इंटू 25/3 इंटू 308 इंटू 293 ठीक है, अपॉन 15 क्योंकि 15 ऊपर था तो यहां जाके डिनोमिनेटर में जाएगा। बस यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। हाँ भाई, इसको ही तो सॉल्व करने में तो यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा। ये जो 3 है, 3 से इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर क्या कर सकते हैं हम, 25 है ना, 15 और 25, 5 3 जा 15 होगा, 5 5 जा 25 होगा। करेक्ट है, इतना ठीक है, इतना ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, यहां पर अगर मैं इसको अज्यूम करूं 309 अज्यूम कर लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली 309 अज्यूम कर लूं, तो ये 3 से कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3, है ना, 3। ये अगर मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं 309, तो आई कैन राइट इट एज 300, 1 जा 0 जा 3 जा 103, है ना, 103 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल होगा ये। ओके, तो यहाँ पर फाइनली बचा यहाँ पर 2.303, है ना। इस काम करता हूँ, इसको 2.3 ही मान लेता हूँ मैं, ताकि ये 0.03 का और लोचा खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये बचा 2.3, ठीक है। तो 2.3, इसको मैं 10 यहाँ पर डेसिमल हटा करके एक 10 और लगा देता हूँ। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर 2 10 है अभी। ठीक है, अब बचा है जो ऊपर, वो बचा है 23, 5 103 और 293, है ना। तो यहाँ पर कर लेते हैं 23 इंटू 5। 23 इंटू 5 कितना होगा, 5 3 15, 25 जा 100, 115 होगा, है ना। 23 इंटू 15 विल बी 115 इंटू 103। तो ये चीज कितनी आएगी, ये चीज आएगी 5 3 15 का 5, 1 3 1 3 और 1 4, 3 1 3 345। ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5 1 1, तो ये चीज हो जाएगी 5 4 8 1, नहीं एक कहां से आ जाएगा यहाँ पर, 1 1 11845। अब 11845 जो है ये 293 से कैंसिल, 11845 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विथ 293। ये हो जाएगा 5 3 15 का 5 1, 4 3 4 3 12 और 1 13 का 3 1, 4 3 12 1 13, है ना, 3 1 4 8। अरे यार ये तो बहुत टफ हो जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा सर, 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे इतना सारा। चलो ठीक है, कितना आया था वो, ओ भाई साहब मिटा दिया वापस से आ जाएगा, उसमें क्या है, ये लो जादू, 11845। तो 11845 आया था, 11845 को मुझे 293 से मल्टीप्लाई करना है ना, है ना, है ना, है ना, यही टास्क है। तो मैं इसको थोड़ा सा देख लें जरा, एग्जाम दूर दूर है। ओके, तो 11845 इंटू 293, इसको मैं 300 मान लेता हूँ, 300, तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 है ना, 300 मान ले। तो ये सीधी सी बात है, 300 है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, देखें तो जरा। तो 5 3 15 का 5 1, 4 3 12 और 1, 5 3 15 का 5 1, 4 3 12 और 1 13 का 3 1, 8 3 24, 24 और 1 25 का 5 2, 3 1 3, 3 और 2 5, 3 1 3, 35535 ये आ रहा है। कितना आ रहा है, 35535, और फिर 2 0 हैं तो 2 0 लगा दो, और नीचे 2 0 हैं तो यहाँ पर भी 2 0 लगा दो। ठीक है, तो ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो बचा 35535। अब 35535 किस में आएगा, जूल्स में आएगा। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 355 के आसपास आएगा। ओह नहीं नहीं, 35 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 3 डेसिमल है ना, 3 क्यों, किलो जूल है ना, किलो जूल मतलब 10 की पावर -3, तो यहाँ पर 3 डेसिमल पीछे खिसकाएंगे तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर आएगा 35 पॉइंट समथिंग के आसपास, जो कि है ए। ठीक है, तो ये 293 को मेरे को 300 बनाना पड़ा, तब जाके थोड़ा सा आसान हो गया वो, बाकी नहीं तो काफी टफ था। अग्रीड, लेकिन खैर हमने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन कर लिया है। कंसेप्ट ये लग रहा है, आई होप कंसेप्ट तो तुम्हें क्लियर है यहाँ पर क्या लग रहा है,
और कैसे हमको अप्रोच करना है। बाकी तो कैलकुलेशन वाइज है, कैलकुलेशन तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। देखो भाई, कैटलिस्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो कौन कौन सी क्वांटिटीज को ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, एंथैल्पी को, नो। एक्टिवेशन एनर्जी, यस, एक्टिवेशन एनर्जी करेगा। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसको कैटलिस्ट असर करता है बाय प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ अ डिफरेंट पाथ। जितनी भी थर्मोडायनेमिक एंटिटीज हैं उनको यहाँ पर ये असर नहीं करता है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। द एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ओनली एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ही असर करता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी को असर नहीं करता। दीज आर थर्मोडायनेमिक टर्म्स एंड कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट एनी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आंसर इसका बी होगा। The rate constant for the first order reaction is 4.606 into 10 की power minus 3 per second. The time required to reduce 2 ग्राम of the reactant to 0.2 ग्राम। देखो यहाँ पर अगेन मास के टर्म्स में दिया गया है, तो हम यहाँ पर वो चीज लिख सकते हैं क्या कि T is equals to 2.303 by K into log of T2, नहीं, log of R0 upon RT। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के कितना दिया है 4.606 इंटू 10 की पावर माइनस 3 20 10 की पावर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ R0 अपॉन 2 अपॉन 0.2। ठीक है, तो ये चीज दिया गया है। तो यहां पर जब हम इसको देखेंगे तो अब सीधी सी बात है, ये डेसिमल हटा, यहाँ पर 0 आया तो 2 10 तो log 10 कितना होता है 1, log 10 1 हो गया, बस हो गया। यहाँ पर t कितना आएगा, यहाँ पर अब देखो 10 की पावर ये 2 टाइम्स हो गया, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर 3 यानी 1000/3। 1000/3 कितना होता है 500, और 1000/2 मतलब कितना होता है 500, है ना। ये 10 की पावर 3 1000 का आधा कितना होता है 500, तो यहाँ पर हो गया 1000 का आधा 500। आंसर इज बी, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, क्लियर है। हमने यहाँ पर R0 अपॉन RT था, लेकिन हमने यहाँ पर 2 अपॉन 0.2 क्यों लिखा, मास अपॉन मतलब मास क्यों रख दिया, ये चीज मैंने बताई। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से सब क्यों होता है। ठीक है, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, द करेक्ट ऑप्शन इज, ये क्या लिखा है रे तो यहाँ पर अपन इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर सब में जगह बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर अपन यहाँ पे कर देते, तो N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब भाई साहब यहाँ पर सीधी सी बात है कि, क्या सीधी सी बात है सर, सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर N2 + 3H2 के 2NH3 के लिए जब हम लिखते हैं हमारा रेट इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं -dN2/dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू +1/2 dNH3/dt। ये चीज है, -dN2/dt इज इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू +1/2 dNH3/dt। ठीक है, तो ये चीज यहां पर तुमको ध्यान रखनी है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 1/3 dH2/dt आ रहा है कि नहीं, -1/3 dH2/dt है तो, लेकिन -1/2 नहीं है, +1/2 आएगा, क्योंकि NH3 एक प्रोडक्ट है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। NH3 बीइंग द प्रोडक्ट, यहाँ पर प्लस आना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। अब बात करते हैं -dN2/dt। यहाँ पर -dN2/dt इक्वल टू 2 इंटू dNH3/dt, नहीं 1/2, तो यहाँ पर ये 1/2 होना था, इसलिए गड़बड़ हो गया, ये आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं -dN2/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt प्लस के साथ। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सारी चीजें मैच कर रही हैं, यही होगा आंसर। ये 3 टाइम्स नहीं होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा, गलत हो गया ये, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आंसर इज 3। The rate of reaction
2N2O5 gives 4NO2 plus O2 कैन बी रिटन इन 3 ways। इसको 3 तरीकों से लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से। द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड K डैश एंड बिटवीन K एंड K डबल डैश आर। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे हमको ये जानना है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अपन कैसे करें इसको, देखो यहाँ पर 2-3 तरीकों से लिखा गया है, हम इसको कैसे अपना सकते हैं। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर सब में dN2O/dt है, या इस यहाँ पे सब कुछ ना कुछ दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर K इंटू N2O5 है। चलो मैं तुमको सिंपल मेथड बताता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। सिंपल मेथड ये है कि इस रिएक्शन के लिए जब हम हमारी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे या रेट इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो इट विल बी -1/2 dN2O5/dt है ना। ये रिएक्टेंट का हो गया, हाफ क्यों किया, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ की थी, इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ 1/4 dNO2/dt, ठीक है, और प्लस इज इक्वल्स टू प्लस dO2/dt, करेक्ट है। ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं, -half ऑफ dN2O5/dt इज इक्वल्स टू प्लस हाफ ऑफ dNO2/dt इज इक्वल्स टू प्लस dO2/dt, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होना है, तो हमको क्या करना है, देखो हमको जो दिया गया है उसके हिसाब से सोचें। तो अगर -dN2O5/dt है तो ये चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट KN2O5। तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, देखो इसी ये चीज क्या है, -dN2O5/dt। तो dN2O5/dt क्या है, K इंटू N2O5 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -half, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस इंक्लूडेड है इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज है ना, यहाँ हो गया, ये जो चीज है ये हमको क्या दी गई है, KN2O5 है ना। तो लिख सकता हूँ KN2O5/2 है ना, KN2O5/2 लिख सकता हूँ इसको। ये हाफ वैसा का वैसा रहा, KN2O5 इस हिसाब से देख लिया अपन ने, इज इक्वल्स टू, ठीक है, dNO2/dt को भी इन्होंने K-N2O5 लिखा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो dNO2/dt है इसको मैं लिख सकता हूं K-NO2, क्या, K-N2O5/dt। ये dt नहीं, क्या है, KN2O5 ही है, सिंपल यही है बस, ठीक है, K-N2O5, लेकिन बाय 4 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ बाय 4 था इसलिए बाय 4 लिख दिया। समझ में आ रहा है। ये dNO2/dt यहाँ से इस हिसाब से देखा जाए तो dNO2/dt क्या है, K-N2O5, तो K-N2O5 लिख दिया, ठीक है। ऐसे अब मुझे बताओ, इज इक्वल्स टू dO2/dt, dO2/dt कितना दिया गया है, K-N2O5, तो K-N2O5, K-N2O5 ये कर दिया अपन ने, और डिवाइड में किसी से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये N2O5 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 कैंसिल। तो अगर मैं K/2 और K-4 को कंपेयर करूं तो K/2 इज इक्वल्स टू K-4, और अगर K को यहां पर है ना, क्या क्या रिलेशन पूछा गया है, K एंड K डैश एंड K एंड डबल डैश। तो K/2 को K-4 से लिख सकते हैं, और K/2 को किससे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू K भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 है ना, 2 × 4, और ये हो जाएगा 2K इज इक्वल्स टू K-, ये आया। और यहां से लिख सकते हैं K इक्वल टू 2K K डबल डैश है ना, 2K डबल। अब हमसे पूछा गया है किस टर्म्स में पूछा गया है, देखते हैं। K' इक्वल टू 2K आ रहा है क्या, हाँ, K' इक्वल टू 2K आ रहा है, ये तो सही लिखा है। क्या K' इक्वल टू K आ रहा है, नहीं, K' इक्वल टू K नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या K' इक्वल टू 2K आ रहा है, हाँ, K' इक्वल टू 2K आ रहा है। क्या K" इक्वल टू K/2 आ रहा है, हाँ, K" इक्वल टू K/2 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे सोचना है ना। तो इस तरीके से तुम यहां पर सोच सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका यहां पे सोचने का, दूसरा तरीका भी बता देता हूं। दूसरा तरीका मैं तुम्हें दूसरे कलर के पेन से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे पहला है ना, इसको मिटाता हूं। अब देखो इसको कैसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो कि ये यहां पर ये है, इसको पूरे को R बोल दो, ठीक है। अगर ये R है तो यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर अगर ये R है तो dNO2/dt है ना, यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये KN2O5 है ना, अरे छोड़ो यार, इसको छोड़ो, रहने दो, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।
व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k, यही आता है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2k, यही हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर बोला गया है इसलिए हम यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला लिख रहे हैं टी हाफ का, वो लिख रहे हैं आर नॉट अपॉन 2k, ये फॉर्मूला है। अब बोला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को अगर डबल कर दिया, मतलब कि अगर आर नॉट को 2 टाइम्स कर दिया, ये पूरी चीज 2 टाइम्स हो गई, तो क्या होगा, तो हाफ लाइफ उसका क्या होगा, हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो जितना जो असर आर नॉट पर हम करेंगे वही चीज यहां पर होने वाली है। आर नॉट अगर आपने 2 टाइम्स किया तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर टी हाफ भी यहां पर वो होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टी हाफ इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डबल्ड, बी उसका आंसर होगा। When initial concentration of the reactant is doubled in a reaction, okay, similar kind of question है, its half life period is not affected। अब यहां पे बोल रहा है कि हाफ लाइफ अफेक्ट ही नहीं हो रही, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, 0.693/k। अगर ये 0.693 इसे इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होना है ये चीज, ठीक है, ठीक है। For the reaction A plus B gives product, it is observed that on doubling the initial concentration of A only, the rate of reaction is also doubled। अच्छा, क्या बोल रहा है कि देखो यहां पर जब हम यहां पर देख रहे हैं on doubling the initial concentration of A only, the rate of the reaction is also doubled। अब देखो यहां पर क्या है कि A plus B gives product, मतलब हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, तो हमको अगर इसका रेट प्रेडिक्ट करना है एज पर द गिवन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और इस एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर समथिंग होगा, है ना, यहाँ पर समथिंग आएगा, और बी की पावर समथिंग आएगा, ठीक है। अब ये समथिंग क्या होगा, ये चीज हमको प्रेडिक्ट करना है, तो हम यहाँ पर जरा जो भी हमारे पास सामने चीज दी गई है उसको जरा समझते हैं, परखते हैं कि क्या है। तो लिखा हुआ है कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जब हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करेंगे तो यहां पर यह पाया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। इसका मतलब जो भी चीज हम ए के कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं वही सेम टू सेम चीज जो है रेट में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर रेट में सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 ए की पावर 1, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। इट इज कमिंग आउट टू बी अ डायरेक्ट रिलेशन। जो भी चीज आप ए के साथ करेंगे सेम टू सेम चीज ए के साथ हो रही है, बिकॉज इट इज जब हमने ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली, तो इस वजह से हमने जब सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो ही हम यहाँ पर रेट ऑब्जर्व, यहाँ पर रेट 2 टाइम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। ये चीज यहां से क्लियर हुई। अब दूसरी चीज यहां पे ये लिखी हुई है कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, जब हमने ए और बी दोनों का ही 2 टाइम्स किया, ठीक है, जब हमने दोनों का ही 2 टाइम्स यहां पर वो किया है तो क्या होगा, ये चीज हमको देखनी है, ठीक है। तो यहां पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है मतलब हमको दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहां पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो ये ऑब्जर्व हुआ कि चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 इन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब 8 के फैक्टर से यहां पर इंक्रीज हो रहा है, 8 के फैक्टर से इंक्रीज हुआ। तो 8 का फैक्टर मतलब कि यहां पर इसका, अब देखो 8 का फैक्टर कब हो सकता है, 8 का फैक्टर 2, अगर मैं 8 को फैक्टराइज करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर मैं ए को डबल कर रहा हूं और मुझे पता है कि ए जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब मुझे मालूम है कि ए की तरफ से तो 2 टाइम्स ही यहां पर एक फैक्टर आ रहा है, करेक्ट है। तो ए जो है अपनी तरफ से जो फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है वो ट्वाइस कर रहा है। रीजन भी कि ए को हम यहां पर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं ना, और पहले ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चला कि यहां पर सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ए जो असर करेगा वही यहां पर रेट पर डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब कि ए की पावर तो 1 है, यानी कि अगर हम यहां पर इसको 2 टाइम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 टाइम्स इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पर ये भी अपनी तरफ से ओवरऑल रेट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, 2 टाइम्स ही कर रहा होगा। अब सवाल उठता है कि बी कितना कर रहा होगा, तो बी के लिए हमने ये ऑब्जर्व किया कि क्योंकि ओवरऑल 8 का फैक्टर चेंज हो रहा है, 8 के फैक्टर में से 2 का फैक्टर ए की तरफ से आ रहा है, फिर से सुनो, 8 की फैक्टर में से 2 का फैक्टर ए की तरफ से आ रहा है, तो बी की तरफ से कितना आ रहा होगा, एनी आइडिया? आइडिया देखो, है ना, समझ में आया, सिचुएशन समझ में आई
कि यहाँ पर अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 8 को मैंने फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 2 में से। अब एक 2 का फैक्टर किसकी तरफ से आ रहा है, a की तरफ से, मतलब b का फैक्टर ये जो आ रहा होगा, ये जो हो रहा होगा ये b की तरफ से आ रहा होगा, है ना। तो b की तरफ से कितना आ रहा है, 4 का फैक्टर आ रहा है, b की तरफ से 4 का फैक्टर आ रहा है। और 4 का फैक्टर कब मिल सकता है, क्योंकि हम b के कॉन्सेंट्रेशन को तो डबल कर रहे हैं ना। अब b का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर रहे हैं और हमें यहां पर जो फैक्टर इंक्रीज हो रहा है केवल b की तरफ से वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब b का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से ये स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। यानी समझ रहे हो, यहां पर जो फैक्टर होगा, यहां पर जो पावर होगी वो 2 की होगी। समझ में आया कैसे एनालाइज करना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको बनने चाहिए। फिर से एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि रेट इज इक्वल टू a की पावर समथिंग b की पावर समथिंग होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। अब सवाल उठता है कि पावर में क्या आएगा, तो वो चीज हमको यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है, इस हिसाब से हमको वहां पर प्रेडिक्ट करना है कि पावर में क्या होगा। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पहला चीज हमने देखी, और डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली, केवल ए का जब हमने इंक्रीज किया, जब 2 टाइम्स किया, तो यहाँ पर ये चीज भी 2 टाइम्स हो गई। जब हमने, है ना, क्योंकि रेट भी हमको 2 टाइम्स मिला, यानी कि ये चीज डायरेक्टली रिलेटेड है, और क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है इस वजह से इसका जो पावर आएगी वो 1 आएगी। अब क्योंकि यहाँ पर बी का पावर हमको पता करना है, तो जब हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन को गौर किया तो हमने ये पाया कि जब हम ए और बी दोनों का ही यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो ये पाया जा रहा है कि जो 8 के फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, 8 के फैक्टर से। अब 8 का फैक्टर मतलब हम 8 के फैक्टर को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमने a के फैक्टर को भी हमने बोला है कि डायरेक्ट रिलेशन है, इसकी पावर 1 फिक्स है, इसका मतलब 8 में से, 8 के फैक्टर में से 2 का फैक्टर, क्योंकि यहां पर डबल हो रहा था, a को भी हमने डबल किया था, जब a को डबल किया है तो 2 का फैक्टर तो सिर्फ a की तरफ से आ रहा होगा। अब 8 में से 2 का फैक्टर a की तरफ से है, तो बचा हुआ 4 का फैक्टर रहा होगा, और वो किसकी तरफ से आ रहा होगा, b की तरफ से आ रहा होगा। तो अगर b डबल होने पर 4 का फैक्टर दे रहा है, b ट्वाइस होने पर 4 का फैक्टर दे रहा है, तो सीधी सी बात है, इट इज रिलेटेड टू ट्वाइस, मतलब पावर 2 है ना, स्क्वायर रिलेटेड है। तो इस वजह से हम यहाँ पर पावर में 2 लगाएंगे, और इसी वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 b की पावर 2 होगा। तो जब इसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट करके यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा और k आ जाएगा। तो दिस विल बी k इंटू a की पावर 1 b की पावर 2। आंसर इज a। समझे कि नहीं? ठीक है, a की पावर 1 b की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो ये चीज होगी यहां पर, इस तरीके से हमको यहां पर करना है। ओके, in a first order reaction A to B, if K is the rate constant and initial concentration of the reactant is 0.5 molar, then the half life is, फर्स्ट ऑर्डर दिया है और हाफ लाइफ निकालना है, मतलब ये तो भाई साहब फिक्स है कि T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय K होता है, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर बोल सकते हैं हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय K। ठीक है, तो आंसर कहां है, 0.69। अच्छा, ओके, 0.693 बाय 0.5 K नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.693 बाय K ये जो होता है ये एक्चुअली ln2 बाय K भी होता है। ठीक है, ln2 बाय K है ना, ये चीज मैंने बताई है, तो इसको ln2 बाय K आंसर C हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, इसको ध्यान रखना। ठीक है, log 2 बाय K मत कर देना। ठीक है, ये एक्चुअली ln2, देखो ln2 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 इंटू पॉइंट, है ना, log 2, 2.3, इसको 2.303 log 2 लिख सकते हैं ना, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301, तो 0.301 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, 0.693 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इस वजह से 0.693 बाय K इज नथिंग बट ln2, तो ये ln2 बाय K होता है, आंसर इज C। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आंसर इसका C होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। For a reaction A to B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule per mole and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole. Okay. The potential energy profile for the reaction is okay. तो यहां पर हमसे देखो कैसे एनालाइज करना है इसको। सबसे पहले तो देखो पूरी ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -4.2। नेगेटिव तब आता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब होती है जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो ज्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम आ जाता है ना, यानी कि जब ग्राफ ऐसा करके यूं होता है तो जो यहाँ जब नीचे टपकता है तो वो ज्यादा टपक जाता है। हाँ, तो यहाँ पर यानी कि एंथैल्पी जो है वो ज्यादा रिलीज हो जाती है जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो।
ठीक है, ये पहली चीज। और दूसरी चीज कि यहाँ पर ये 9.6 एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब ये तो पॉजिटिव है। तो देखो अगर हम पहले से कंपेयर करें तो पहले में ए के ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे ए से बी जा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, ए और बी यहां पर देखें तो ये भी बी थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो यहां से भी ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ए और बी यहां पर बराबर आ रहा है, तो यहां पर तो डेल्टा एच 0 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन यहां देखो ये जा रहा है और बी जीरे सबसे नीचे जा रहा है, तो क्योंकि यहां पर ये चीज नीचे आ रही है तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव है, इसलिए हम बोलेंगे आंसर हमारा बी होगा। बी इज द आंसर। ठीक है, the slope of Arrhenius plot of ln k versus 1/t for a first order reaction is -5 into 10 to the power 3. The value of EA for the reactions. ये देखो, यही चीज मैं तुमको बता रहा था क्वेश्चन जब मैं अपन कर रहे थे, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। थ्योरी में मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अरेनियस इक्वेशन क्या होती है? अरेनियस इक्वेशन तो हमें बहुत ही सिंपल सी बताई गई है कि वो होता है k इज टू a e की पावर माइनस EA बाय RT, a इंटू e की पावर माइनस EA बाय RT, ये होता है। लेकिन तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a, और ये हो जाएगा माइनस EA बाय RT और ln e, और ln e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना, तो ये तो खत्म। तो यानी कि सिर्फ जो हमारी इक्वेशन बचती है वो बचती है ये ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। अब यहाँ पर जो प्लॉट किया गया ग्राफ है वो ln k वर्सेस 1/t का है, मतलब ln k वर्सेस यहाँ पर 1/t का। तो सीधी सी बात है, लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, और वो भी कैसा? गिरता हुआ स्लोप, यानी कि यहाँ पर गिरता हुआ लाइन आएगा, गिरता हुआ यहाँ पर ln k वर्सेस 1/t है, ln k वर्सेस 1/t। ln k वर्सेस 1/t अगर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ln k वर्सेस 1/t में कि जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना आएगा? यहाँ पर इसकी इक्वेशन के हिसाब से देखें तो 1/t हमारा x है, क्योंकि हम y इक्वल टू mx प्लस c देखते हैं। तो जब हमारा y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट होता है तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो यहाँ पर ln k वर्सेस 1/t है, हमारा ग्राफ जो x है वो 1/t है, और उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? माइनस EA बाय R, मतलब जो इसका स्लोप है वो क्या बता रहा है? माइनस EA बाय R बता रहा है। क्या बता रहा है? माइनस EA बाय R बता रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर लॉग होता ना तो यहाँ पर हम माइनस EA.2303R लिखते। ये चीज मैं तुमको थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन करी, देख लेना उसको, अगर तुमने नहीं देखा है, तुम डायरेक्ट यहाँ आ गए हो तो क्या भरोसा। ठीक है, तो यहाँ पर ln k वर्सेस 1/t यहाँ पर देखें तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? माइनस EA बाय R। अब जब हम माइनस EA बाय R को, अब यहाँ पर यही चीज स्लोप हमको दिया गया है कि स्लोप इज गिवन आउट टू बी -5 into 10 की पावर 3, तो दिस माइनस EA बाय R है ना। तो जो देखो कहने का क्या मतलब है कि माइनस EA बाय R की वैल्यू दी गई है हमको -5 into 10 की पावर 3। ओके, तो हमको EA निकालना है, तो बस ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू हमको दी गई है 8.314, तो यहाँ पर हो जाएगा इट विल बी 5 into 8.314 into 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब देखो 10 की पावर 3 है, 1000 है, यहाँ पर 3 डेसिमल है, तीनों को हटाओ तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 5 into 8314, करेक्ट है। 5 into 8314, तो यहाँ पर कर देते हैं 8314 into 5 into 5, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 0, 5 एक 5 और 2 7, 5 ये 8 और 5 अट्ठे 8 5 40 है ना। फिर से कर लेते हैं 5 0 2 5 7 5 15, 1 मिनट, 5 3 15 हो रहा है यहाँ पर, 5 1 5 8 40 40 और 1 41, तो ये चीज आ रही है 41570 आ रही है यहाँ पर। तो ये आएगा किसमें? जूल में, लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यूज हमको किलो जूल में दी गई हैं। देखो तो यहाँ पर जब किलो जूल लगाएंगे तो यहाँ से 3 डेसिमल और खत्म कर देंगे, जैसे ही 3 है ना किलो जूल, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 41.57, ये हमारा आंसर आएगा किलो जूल में। कौन सा आ रहा है? बी। समझ रहे हो बात को कैसे करना है कि नहीं? ऐसे करना है, ठीक है। तो 41.57 यहाँ पर इसका आंसर होगा। आंसर इज बी। ओके, a reaction having equal energies of activation for forward and reverse reaction has, ठीक है भाई, अगर रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो दोनों के लिए सेम है,
ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है ना, क्या फिर से पढ़ते हैं, रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स, मतलब स्थिति कुछ ऐसी रही होगी कि यहाँ पर जितना यहाँ पर ऊपर यहाँ से यहाँ जा रहा है एक्टिवेशन होने में, उतना ही जब हम रिवर्स डायरेक्शन में प्रोडक्ट से देख रहे होंगे तो प्रोडक्ट से भी उतना ही ऊपर जा रहा होगा, है ना, मतलब रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उतना और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी उतनी ही एनर्जी, उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सेम एनर्जी लेवल पर होंगे, मतलब ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सेम होंगे। ये चीज तब हो सकती है जब डेल्टा एच यहाँ पर 0 हो, जब डेल्टा एच 0 है तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये चीज पॉसिबल है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और बैकवर्ड रिएक्शन में भी सेम एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, तो हम कहेंगे कि आंसर विल बी ए, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 0। ओके, activation energy EA and rate constant K1 and K2 for a chemical reaction at two different temperature T1 and T2 are related by। तो अब यहां पर हमको पता है कि यहां पर जब हम K1 से K2 जाते हैं तो हम यहां पर क्या करते हैं, व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था log ऑफ K2 by K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, और फिर हमने लिखा था यहां पर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, करेक्ट है, ये चीज था। तो अब यहां पर तो सारी चीजें ln में है, तो ln में है मतलब ये जो 2.303 है ये चीज यहां जाके जब मल्टीप्लाई होगी तो हम कह सकते हैं कि इसको हम ln K2 by K1 लिख सकते हैं, K2 by K1 लिख सकते हैं। और दूसरी चीज ये हो जाएगा EA by R, और यहाँ पर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 है, इसका मतलब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। जब टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 से K2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2 माइनस करेंगे तब जाके ये चीज होगी, है ना, तब जाके यहाँ पर ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है ना, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक, ये चीज है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ln K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कौन सा है, ln K2 by K1 माइनस EA by R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, नहीं माइनस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्लस है वहां पर, यहाँ पर बी ऑप्शन देखें ln K2 by K1 माइनस EA by R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैंने 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 को 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 लिख दिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस EA by R लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शन ln K2 by K1 माइनस EA by R 1 अपॉन T2 प्लस, तो ये प्लस है तो इसलिए ये चीज नहीं होगी, गड़बड़ हो गया। फिर ये देख लेते हैं ln K2 by K1 EA by R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, अरे ये तो यही है, इसका मतलब इसके दो आंसर हैं, बी और डी दोनों आंसर होंगे इसके, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है इसका आंसर दो है, दोनों बी और डी दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा और यही बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, और यहाँ पर ये चीज हमने रिलेशन इस तरीके से पढ़ा है, ये चीज सेम है, ठीक है। बस यहाँ पर 2.303 की जगह लॉग जब लिख देंगे तो ln हो जाएगा और ये 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से हम कर सकते हैं, ओके। The rate of a gaseous reaction is given by the expression K A की power 2 B की power 3. The volume of the reaction vessel is reduced to 1/2 of the initial volume. What will be the reaction rate as compared to the original volume? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको बनने चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि अगर कोई रेट जो है, रेट का एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, K इंटू A की पावर 2 और B की पावर 3 दिया गया है, तो यहां पर बताना है कि अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया या वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहां पर अब सीधी सी बात है, यहां पर जो हम ये चीज वैल्यूज रखते हैं वो क्या है, दीज आर नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज N by V, N by V होता है, मतलब दीज आर ऑल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दीज कॉन्सेंट्रेशन इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि अब यहां पर अगर यहां पर देखो, है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर यहां पर बोल रहा है कि रिड्यूस टू 1/2, यानी कि वॉल्यूम जो है आधी हो गई, अगर वॉल्यूम आधी हो गई है तो हम कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम जो है वो V/2 हो गया है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगा।
और सारे कॉन्सेंट्रेशन पर फर्क डालेगा, क्योंकि ये पूरा जो ए और बी है ये पूरा एक ही कंटेनर में तो है, तो जो वॉल्यूम ए पर असर डालेगा वही वॉल्यूम बी पर भी असर डालेगा। यानी कि अगर वॉल्यूम ए के लिए आधा हो रहा है तो बी के लिए भी तो आधा हो रहा है, और यानी कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो, क्योंकि हमको पता है कि अगर v/2 हो रहा है और इनवर्सली रिलेटेड है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा होगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डबल हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डबल होगा, यानी कि हर एक चीज जो ये कॉन्सेंट्रेशन भी 2 टाइम्स हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन भी 2 टाइम्स हो गया। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं k इंटू 2 टाइम्स ऑफ a, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसे ही लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ b की पावर 3। समझ में आया ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है। रीजन बीइंग कि वॉल्यूम आधी हो रही है, वॉल्यूम आधी हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है। इस चीज को तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है। समझ में आया? तो बस इसको खोल देंगे जब, तो ये हो जाएगा k इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a की पावर 2, और ये 2 का पावर 3 मतलब कि 8b की पावर 3, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 8 4 32 इंटू k इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 3, ये है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 32 इंटू होगा, तो 32 इंटू हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ओरिजिनल रेट का 32 टाइम्स हो रहा है। तो ये चीज इसलिए हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 पावर 3 थे, और हर एक जो वॉल्यूम है वो हर कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज 32 टाइम्स होगी। अगर यहाँ पर इसको मैं, इस रेट को मैं ए बोलता हूं, ठीक है, इनिशियल रेट, ओरिजिनल रेट अगर ए है तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए ओनली, तो ये हो जाएगा 32a। समझ लो बात को? इस तरीके से तुमको यहाँ पर सोचते बनना चाहिए कि वॉल्यूम के आधे होने से कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट, है ना, तो यहाँ पे जो इथाइल एसीटेट है यानी कि ईस्टर है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये चीज यहाँ पर हमको CH3COH और C2H5OH दे रहा है। ये रिएक्शन जो है किस टाइप की, किस ऑर्डर की रिएक्शन है? तो भाई ये चीज हमने चर्चा करी है। Inversion of cane sugar and acidic hydrolysis of ester is an example of pseudo first order reaction because it is an example of elementary reaction. It is an elementary reaction. It involves 2 molecules. Its molecularity is 2. But even after having molecularity equal to 2 and elementary reaction, it is a first order reaction. Reason being कि water जो है H2O वो क्या है, excess में है, ठीक है। एक्सेस में होने की वजह से यहाँ पर ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंडेंट रह जाती है, इसलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, व्हाट विल बी टी हाफ? थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड हेंस आई एम गिविंग इट होमवर्क। इसका आंसर तुम्हें करना है कमेंट, ठीक है। तो अच्छे से करना। क्या बोल रहा है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 40 मिनट्स, है ना, यानी कि हमको 30% डिकम्पोजिशन का 40 मिनट्स, मतलब तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या रहती है, T इक्वल टू 2.303 बाय K log ऑफ R0 अपॉन RT, ये होती है। तो तुम्हें ये यूज करना है। अब जब तुम 40 मिनट्स यहाँ पे रखोगे और 30% डिकम्पोजिशन के हिसाब से यहाँ पर चीजें रखोगे तो तुमको K की वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही K मिलेगा तो हमको पता है T हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है वो 0.693 बाय K होता है। तो तुम यहाँ पर K निकाल लेना और K की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन अच्छे से करोगे, ध्यान से करोगे तो चीजें हो जाएंगी। तुम यहाँ पर log 7 या log 10/7 चीज आएगी, तो तुमको कैसे करना है, मैं चाहता हूं कि तुम इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल अपनी तरफ से करो, ठीक है, करोगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं देखता हूं कि कौन यहाँ पर कमेंट करके बताता है मेरे को। ओके, तुम सभी लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं एंड आई एम हैप्पी कि तुम लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, लास्ट तक टिके हुए हो, चल रही है फाइट। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ सीइंग योर एफर्ट्स। तुम्हारे आंसर्स देखते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। तो अच्छा है, गुड, वेरी गुड, कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।